नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। भारत में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। यहां पर असेंबली पोल्स हो रहे हैं और इनमें कांग्रेस लोकसभा चुनाव में उसे मिली बढ़त को जीत में बदलने की पूरी कोशिश कर रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिनों के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस पक्का कर लिया है। हालांकि किन शर्तों पर समझौता हुआ है, डिटेल्स सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए संबोधन में कहा है कि ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के विचार थे जिनसे प्रभावित होकर जनता ने नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास तोड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो कल तक जो अलग अलग चुनाव में उतरने का मन बना रहे थे, फारूक अब्दुल्ला ने खुद कहा था कि हम प्री पोल अलायंस नहीं करने जा रहे हैं, हम पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरने जा रहे हैं। आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलायंस पक्का कर लिया है और कुछ सवाल इसी से निकल कर आ रहे हैं जो कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में इस वक्त जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो भी लोग समझना चाहते हैं, इन सवालों को ज़रूर समझने की कोशिश वो करेंगे। ये सवाल हमारे दर्शकों के सामने हम रखना चाहते हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये जो गठजोड़ हुआ है, ये जम्मू कश्मीर में कितना प्रभावी दिखने लगा है। उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी, इनकी जो आपसी तालमेल है, ये कितनी मजबूत कही जा सकती है? क्या पीडीपी पोस्ट अलायंस की रणनीति बना रही है? इसे भी समझा जाना चाहिए। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में ये दोनों ही दल शामिल है, लेकिन पीडीपी जो है उसने लोकसभा चुनाव में भी खुद को जो है अलग रखा था। बीजेपी और समर्थक दलों को इंडिया गठबंधन की जो चुनौती है वो कितनी मजबूत चुनौती है? क्या राहुल गांधी की मोहब्बत की जो दुकान है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में चल जाएगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया था। जम्मू कश्मीर में जो 90 सीटों का चुनावी गणित है, ये क्या कहता है? आइए स्वागत करते हैं आज के हमारे पैनलिस्ट का। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं श्रेया हांडू हैं, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन है। शी ज्वाइनिंग अस फ्रॉम श्रीनगर। हमारे साथ मीना तारनाइक जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। शी ज्वाइनिंग अस फ्रॉम पंजाब। एंड प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। ही इज़ ऑल्सो ज्वाइनिंग अस फ्रॉम श्रीनगर। वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला चंडीगढ़ से हमसे जुड़ेंगे, लेकिन थोड़ी ही देर में। शुरुआत श्रेया जी मैं आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि कांग्रेस ने आज कोई भी प्रतिनिधि मंच पर भेजने से इनकार किया। कहीं ना कहीं वो अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं, लेकिन आप बेझिझक जो है आपकी पार्टी ने भेज दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर अलायंस पार्टनर नहीं आया है, लेकिन ये जो अलायंस हुआ है, इसे आपकी पार्टी जीत को लेकर कितना मजबूत मानती है? Well, this alliance जो हुआ है, that has happened today. जी अभी उसकी modality पे finalization की जा रही है while we speak. So कांग्रेस ने किसी spokesperson को नहीं भेजा या उनको they don't want to show their cards, उस पर तो मैं comment नहीं कर सकती. राइट। But as far as conflict is concerned, हम लोग इस इलेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस भी हैं और बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड भी हैं। दिस अलायंस इज अ प्लस पॉइंट फॉर अस। सो देखेंगे अभी इलेक्शन कैसे चलता है। ठीक है, तो प्री पोल अलायंस पहले डिनाई कर रहे थे फारूक अब्दुल्ला, नाउ दे हैव अग्रीड। क्या राहुल गांधी ने जो जो बातें रखी उससे इम्प्रेस इतने हो गए आपके पार्टी के जो है लीडर्स? देखिए, लीडरशिप में क्या चलता है, दैट इज समथिंग दैट स्टेज विद देम। But as of now, the news is कि alliance is there. There is an alliance of 90 seats. Seat sharing and everything, for the details hopefully will come out in a day or two. ठीक है श्रेया जी, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ क्योंकि चुनाव के ऐलान से पहले भी मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से बार बार बात होती रही है। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके का उनको जो नतीजा लोकसभा चुनाव में मिला है, पार्टी उससे काफ़ी उत्साहित है और कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित है। वो जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर जो है पूरा दमखम दिखाएंगे, चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन फिर अलायंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? अलायंस की जरूरत क्यों पड़ी, किस लिए पड़ी? एज आई सेड, ऑल ऑफ द डिटेल्स विल फॉलो सून। हमारी पार्टी का पोजीशन इन अकॉर्डिंग टू अस एंड आई थिंक अकॉर्डिंग टू मेनी इज वेरी वेरी स्ट्रांग। तो हमारा कॉन्फिडेंस इज नॉट बेस्ड। यस, द पार्लियामेंट्री इलेक्शन वर ग्रेट फॉर अस एंड हमारे वर्कर इस वक्त सीरियसली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। सो
हम देखेंगे इन इलेक्शंस में क्या होता है, हाउ डज द अलायंस वर्क फॉर अस, एंड आई एम श्योर कि अलायंस से भी कुछ अच्छा ही सामने आएगा। ओके यानी कि जो उत्साह है वो इस अलायंस के बाद और ज़्यादा इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, श्रेया हांडू जी का कहना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता। आप प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, श्रेया जी की बातों से आपने क्या आकलन किया है, क्या आप इसे देख रहे हैं इस अलायंस को, क्योंकि श्रेया जी भी एज कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स हैव डिनाइड कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अभी अपने पत्ते नहीं खोलेंगे, तो श्रेया जी भी अपने पत्ते ज़्यादा खोल नहीं रही हैं। प्रोफेसर गुडवानी, इसलिए मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस है, इसे आप इंडिया गठबंधन की जीत की ओर कितना मजबूत जो है एक प्रयास कहते हैं? जी, एज यूजुअल हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमें दोबारा अपने इस शो में इनवाइट किया है, इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन पर, इम्पोर्टेंट एरिया पर जी। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस है, वैसे चूंकि इलेक्शंस का जो डिक्लेरेशन हुआ वो काफी सडनली हुआ और उस वक्त जो अवेलेबल हमें फीडबैक था, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला थे, ये कहा कि बहुत कम टाइम रहा है, लिहाजा कोई प्रीपोल अलायंस इस वक्त सोचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी। एंड ही सेड वन मोर थिंग दैट in almost all constituencies we have one or two aspirants for a mandate. तो इस तरह से हमेशा एक डिफिकल्टी, anyway he gave this impression. ठीक है। लेकिन क्विकली एक अलायंस जो है वो स्टिच हुआ, और शायद राहुल गांधी और खड़गे साहब का यहाँ आना इसीलिए भी था पार्टली कि उसको और मजबूत करे। अभी उन्होंने कहा कि इस पर सिर्फ साइन करना है, और ऑल द 90 सीट्स जो है उन पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइंटली फाइट करेगी। सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा? ऑब्वियसली दो चीजें क्लियर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो फुट होल्ड है वो वैली में है, ज्यादा वोट का वैली में है, और कांग्रेस का ज्यादातर जम्मू में है, लेकिन कुछ सीट्स जो है उनका प्रोफाइल जो वैली में है, और लीडर जो उन कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट कर रहे हैं उनका प्रोफाइल ऐसा है कि यहाँ भी कुछ सीटें जरूर नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़नी पड़ेगी कांग्रेस के लिए, और जम्मू में भी एज यूजुअल कांग्रेस को कुछ सीट जो है, बहुत सारे सीट्स वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़नी पड़ेगी। उसमें कुछ कंसिडरेशंस हमेशा होती है। तो अगर हम इस अलायंस को इवैल्यूएट करेंगे, तो एक्सेप्ट की जो उमर अब्दुल्ला ने उस वक्त कहा, अदरवाइज इट इज क्वाइट सेंसिबल इस सेंस में, क्योंकि आपका जो जिसको आप कहते हैं सेक्युलर वोट जम्मू कश्मीर में, वो सेक्युलर वोट जो है उसमें और डिवीजन का एक अंदेशा, ये डिवाइड हो जाएगा एक बात, और उसको बचाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का अलायंस जरूरी था। दूसरा ये कि अभी हाल ही में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में इन दोनों पार्टीज ने कॉन्टेस्ट किया जी, और अगर आप वोट हिस्ट्री में जाएंगे तब कोई इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ही क्यों, इसलिए बिकॉज दोनों पार्टीज का एक बहुत पुराना नेचुरल अलायंस है जी, इनकी एक हिस्ट्री ऑफ रिलेशनशिप भी है और हिस्ट्री ऑफ हॉस्टिलिटी भी है, एक्टिमनी भी है, राइट। लेकिन एनीवे इस वक्त जो इनको सबसे ज्यादा एक चैलेंज था वो बीजेपी का, जो बीजेपी की हेजेमनी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल हेजेमनी, उसको कंट्रोल करने के लिए ये पार्टी जो है ये इन्होंने अलायंस की जी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में तो पार्टिसिपेट जम्मू कश्मीर में नहीं किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर जो बीजेपी है वो काफ़ी उत्साहित दिख रही है, और कहीं ना कहीं ये बीजेपी की जो है एक परीक्षा भी बताई जा रही है, खास करके 370 हटाने के बाद से। हमारे साथ अजय शुक्ला भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार, और प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी कह रहे थे कि ये जो अलायंस है काफ़ी नेचुरल तो है, लेकिन साथ ही साथ सरप्राइज
भी वो हुए, क्योंकि कल तक जो था ये प्री पोल अलायंस की स्थिति नहीं बन रही थी, लेकिन अब जब से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, बातचीत हुई, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। इससे पहले कि अजय शुक्ला सर के पास जाऊँ, मैं मीना जी आपसे समझना चाहती हूँ, कितनी बड़ी चुनौती आप देख पा रही हैं? और राहुल गांधी ने तो आज सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस पर ही हमला बोल दिया है। मीना जी। नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, कभी परिवारवाद के लिए, तो कभी वोटों की राजनीति के लिए, या कभी अपनी दोस्ती निभाने के लिए जो है वो कांग्रेस जो है इस देश को हमेशा दांव पर लगाती रही है। और जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है इसी राजनीति को पूरा करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर को जो है 370 की बेड़ियों में जकड़ा, और दशकों तक जो है कांग्रेस ने इस देश पर शासन किया। पर जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर को जो है अलगाववाद और पिछड़ेपन के आग में झोंका गया, पर जम्मू एंड कश्मीर की तरफ जो है कांग्रेस ने कभी पलट कर नहीं देखा। और ये एक देश में जो है 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान जो है वो रहे। पर 2014 में जो है केंद्र में भाजपा की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, और 5 अगस्त 2019 को जो है इस काले कलंक जो 370 है उसकी बेड़ियों से जो है जम्मू एंड कश्मीर को आजाद कराया गया। आज आप जम्मू एंड कश्मीर में देखेंगे कि किस तरह से विकास की जो है आंधी जो है वहां चल रही है। आप जम्मू में देख लें, IIT जम्मू, IIM जम्मू, कश्मीर में जो है एम्स खुल गया, जम्मू में एम्स आ गया। 50 से ज्यादा डिग्री कॉलेज जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में आ चुके हैं। आज तक जो है पोस्ट ग्रेजुएट जो है मेडिकल कॉलेज नहीं था, वो आज जो है जम्मू एंड कश्मीर में आ गया है। और 45,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, उनको दोबारा से जो है स्कूल्स के साथ जोड़ा गया है। और लगभग जो है पिछले 77 साल में जो है रिकॉर्ड तोड़ जो है 2.25 करोड़ से ज्यादा जो पर्यटक है पिछले 10 सालों में जो है जम्मू कश्मीर में आया। आप चाहे वैष्णो देवी देख लें, चाहे बाबा अमरनाथ जी देख लें, तो वहां रिकॉर्ड तोड़ भक्तों का जो है पिछले समय में हमने आना देखा है। और सबसे बड़ी बात की जो है, जब कश्मीर में जो है G20 का सम्मेलन होना, और जिससे जो है पूरे विश्व ने देखा कि किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर जो है, ठीक है, यानी कि बीजेपी को अपनी उपलब्धियों पर भरोसा है, कदम से कदम बढ़ा रहा है जी। तो भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल ही आश्वस्त है, और उनको अपने कार्यकर्ता के ऊपर, संगठन के ऊपर पूरा विश्वास है। वो अपने पूरे दमखम के साथ अपनी जो उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के लिए पिछले 10 सालों में किया है, अपनी सारी चीजें लेकर जाएंगी। और जम्मू एंड कश्मीर को पता है कि उनका भविष्य जो है किस पार्टी के हाथ में सेव है। वो भारतीय जनता पार्टी जो है अच्छे बहुमत से जो है वो वहां से जीत कर, तो भारतीय जनता पार्टी किसी से अलायंस नहीं करेगी, अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी सभी 90 सीटों पर? देखो नेहा जी, ये पार्टी की अपनी रणनीति है जिस पर अभी तक कोई चर्चा हुई नहीं है, तो इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी। ठीक है, लेकिन पार्टी को पूरा भरोसा है कि जो भी उसने 10 सालों में यहाँ पर किया है, खास करके 370 हटाकर मुख्य धारा से जोड़ने का जो दावा लगातार बीजेपी करती रही है, और अब दोबारा से राम माधव इन एक्शन आ चुके हैं, चुनाव का प्रभारी बना दिया गया है बीजेपी की तरफ से। अजय शुक्ला सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, मीना जी ने जो भी उपलब्धियाँ गिनाई हैं, हालांकि जो विपक्ष है इन उपलब्धियों पर आपत्ति जताता रहा है, श्रेया जी के पास जाऊंगे इन उपलब्धियों को लेकर, लेकिन अजय शुक्ला जी, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जो ये समझौता हुआ है, ये जीत के लिए कितना एक मजबूत प्रयास दिख रहा है, और पीडीपी को कहाँ देख पा रहे हैं आप? देखिए, गुल मोहम्मद साहब ने जो बात कही, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ जी, कि एनसी का और कांग्रेस का अलायंस कोई आज का नहीं। यदि आप इसके इतिहास को देखें, फारूक अब्दुल्ला साहब जब राजनीति भी नहीं जानते होंगे, तब राजा हरि सिंह शासन किया करते थे। उस दौर में जब देश की आजादी के लिए जम्मू कश्मीर से यदि कोई आवाज उठा रहा था, तो वो आवाज उठाने वाले फारूक अब्दुल्ला साहब के पिता जो थे वो थे, तो निश्चित रूप से बिल्कुल तो वो थे। और जब राजा हरि सिंह भारत को के साथ न मिलके पाकिस्तान के साथ समझौता कर आए थे, उसके साथ विलय करने की बात कर रहे थे, तब उस समय जो भारत के साथ विलय किया जाए इसकी आवाज अब्दुल्ला साहब उठा रहे थे। तो आप यानी शेख अब्दुल्ला साहब, तो आप इससे समझ सकते हैं कि मुझे लगता है कि यह रिश्ता उसका नहीं है। जब अक्टूबर का महीना था 1947 में,
जब भारत के साथ विलय का दिल्ली में हस्ताक्षर किया हरि सिंह ने, क्यों किया, उस मजबूरी को आप देखिए। जब अटैक कर दिया था कबीलियाइयों के बेस में पाकिस्तानियों ने, तब फारूक अब्दुल्ला साहब के पिता शेख अब्दुल्ला साहब डट कर अपने यूथ, उस समय युवा होते थे, तो युवाओं के साथ में, मुस्लिम युवाओं के साथ में खड़े हुए थे हिंदुस्तान के पक्ष में जी। तो ये नेचुरल अलाई है, इसलिए ये मैं इतने के लिए बताना चाह रहा था। इसलिए ये थोड़ी बहुत तलखियां घर में भी होती हैं, हम आप होते हैं, कौन से घर में नहीं होती पर सर एक दिन पहले उमर अब्दुल्ला सर जिस तरीके से उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी थी, वो बहुत ही तल्ख नजर आया। उन्होंने कहा था कि हम देखिए जानते हैं, मैं वही नया ये बताता हूँ, ये सब चीजें चलती रहती है, राजनीति में बोलना भी पड़ता है, कहना भी पड़ता है, दबाव भी बनाना पड़ता है, ये चलता रहता है। आप देखिए ना, आप उत्तर प्रदेश में देखती हैं, वही निषाद राजभर कितना गाली, मतलब वर्चुअली अखिलेश यादव भी कांग्रेस के लिए जो गुस्सा दिखाते रहे, मैं वही कह रहा हूँ। और फिर वो भाजपा के साथ खड़े हो गए, अखिलेश यादव आके कांग्रेस के साथ खड़े। तो इसको ये एक समझना पड़ेगा। तो इस तरह से ये चलता रहता है राजनीति में, इसे कोई बहुत, उद्धव ठाकरे अभी पीछे देखिए आप, उनके यहाँ पार्टी में किस तरीके से जा रहा था, और किस तरह से उन्होंने राजीव जी के जन्मदिन पर किस तरीके से बोला, और जो बोला वो अपने आप में तारीख है जी। तो इन सारी बातों को समझना है। अब आइए आप देखिए, जब भारत में विलय हुआ तो विलय की शर्त उसको रखनी थी जो वहां का राजा था, मालिक था, क्योंकि वहां पे कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी जी। तो राजा ने जो शर्त रखी, उन शर्तों को अनुच्छेद 370 में शामिल किया गया था। और जितनी शर्तें थी, धीरे 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 उसको डाइल्यूट हो कि कितने पे आ गई थी, 4 पे आके गए थे। आज भी अनुच्छेद 370 खत्म नहीं हुआ। पहले तो एक चीज ये क्लियर कर लीजिए, नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, अनुच्छेद 370 के 2 क्लॉज सिर्फ खत्म हुए हैं। बाकी यदि अनुच्छेद 370 खत्म हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर भारत का अंग ही नहीं रहेगा, लद्दाख भारत का अंग ही नहीं रहेगा जी। तो यह जान लीजिए, उसी बेस पर तो पहली बात। चलिए छोड़िए, अब आ जाइए कि वहां के डेवलपमेंट की। 1947 के वक्त में देखिएगा वहां क्या था और आज वहां क्या क्या है। निश्चित रूप से तमाम सरकारें आई, हर सरकार अपने अपने काम करती है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने वहां बहुत काम किया अपनी सरकार में। निश्चित रूप से मुफ्ती साहब भी जब आए सरकार में काम किया, कांग्रेस की भी सरकारों में काम हुआ। ऐसा नहीं है, कुछ थोड़ा कभी ज्यादा होता है, कम होता है, चीजें होती है। एक जो सबसे बड़ी चीज होती है लोकतंत्र में, वो किसी भी काम से बड़ी होती है, वो ये होती है कि आप वहां के आवाम की आवाज को कितना अहमियत देते हैं जी। और सबसे बड़ी चीज होती है लोकतंत्र। कोई काम हो ना हो, आवाम सबसे ऊपर होती है। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। जब हमारा लोक ही नहीं होगा तो तंत्र लेके हमें थोड़ी ना, मशीनरी थोड़ी ना चलानी। ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज ये है, आज जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, कि पिछले 6 साल से वहां पर, 6 नहीं और ज्यादा ही हो गए, 7 साल से वहां पर लोकतंत्र नहीं, वहां कोई चुना हुआ नुमाइंदा नहीं, वहां के लोगों की आवाज नहीं। और आवाज न होना किसी भी लोकतांत्रिक देश में, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। आज संगीनों के साए में कश्मीरी या जम्मू कश्मीर कहें जी रहा है। आज स्थिति है, आतंकवाद वहां चरम पर है, इतना कभी नहीं रहा। और यदि आप देखेंगे डेवलपमेंट के नाम पे चंद पूंजीपतियों ने वहां कब्जा कर लिया है। वहां की जल, जमीन, जंगल, पत्थर, सारी चीजों में जो कब्जा किया गया वह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के वहां पर गवर्नर रहे सतपाल मलिक ने बताया कि किस तरह से 300 करोड़ रुपए की रिश्वत का ऑफर लेके राम माधव ही आए थे और उनको दोबारा से बीजेपी ने प्रभारी बना दिया है। जी। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये दुर्भाग्य, इसका मतलब है आप भ्रष्टाचार करने वालों को आरोप लगा। देखिए, अटल जी का मैं बड़ा आदर करता हूं,
जी। अच्छा, मैं नेहा जी मैं इस पर ऑब्जेक्ट करना चाहती हूँ। मैं मीना जी आपके पास आऊंगी, आपको समय नहीं, ये मिलेगा। शब्द आप वापिस लें, भ्रष्टाचार करने वाले। क्या भ्रष्टाचार साबित हुआ है? आप किस तरह कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार करने वाले? आरोप तो है। मीना जी मैं आ जाऊंगी आपके पास, मीना जी आपके पास पूरा समय होगा, मैं आ जाऊंगी आपके पास। अजय जी मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने क्या कहा कि यह बात सतपाल मलिक ने कही जो वहां के गवर्नर थे, मैं नहीं कह रहा हूं। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं और आज तक आपकी पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाला नहीं है, सबसे बड़ी बात है। तो आज तक कोई ऐसा वो नहीं है कि उन्हें निष्कासित किया गया। तो और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। राजीव गांधी पे क्या आज तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप साबित हुआ? इंदिरा गांधी पे साबित हुआ? राहुल गांधी पे साबित हुआ या किसी पे हुआ? नहीं हुआ। मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जैसे तब कहते हैं वैसे ही आज करप्शन के मामले हैं जिनकी जांच जो है वो हो रही है। मीना जी ने जो आपत्ति जताई है उनसे भी समझेंगे, लेकिन हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता श्रेया भी जुड़ी हुई है, प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी भी जुड़े हुए हैं। उनसे इस बातचीत को थोड़ा और समझेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं वो वहाँ की आवाम की आवाज़ को जो है कितना मौका देगी और किस तरह के प्रतिनिधियों को वहाँ की जो आवाम है वो मौका देना चाहती है। ये अलायंस जो है उस आवाज़ को कितना सुनने में केपेबल दिख रही है। मीना जी आपने आपत्ति तो जताई है, लेकिन जिस किस्म का गंभीर आरोप सतपाल मलिक ने लगाया है उस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया न पार्टी की तरफ से आई ना ही सरकार की तरफ से आई। मीना जी। नहीं, नेहा जी बिल्कुल गलत है। शायद आपके ध्यान में नहीं है कि इसके लिए जो है राम माधव जी ने जो है सतपाल मलिक जी को लीगल नोटिस भी भेजा था और उसका जितना जो लीगल एक्शन था वो उन्होंने लिया था। तो ये बिल्कुल गलत है। नहीं, मैं कह रही हूँ सिर्फ राम माधव ही क्यों, उन्होंने पूरा सरकार पे आरोप लगाया था। नहीं, सरकार पे नहीं आरोप लगाया था, उन्होंने सिर्फ राम माधव जी पर आरोप लगाया था और स्पेशली उन्होंने किसी अंबानी जी की फाइल को लेकर जो है ये कमेंट किया था और उसके लिए जो है उन्होंने जो लीगल जो भी एक्शन होता है वो राम माधव जी ने लिया था। एक शब्द और जोड़ लीजिए, इसी में मेरा भी क्वेश्चन जोड़ लीजिए कि उन्होंने यह भी कहा था कि उन्होंने इस बात से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप चुप रहें। आप ये देख लीजिए, यह बात भी उन्होंने कही। नेहा जी देखें कि जो ये मैटर है इस पर सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। यदि सीबीआई इंक्वायरी को कोई चीज मिला होता तो आज तक वो राम माधव जी को बुलाकर जो उन्होंने क्वेश्चन किया होता। मेरे ख्याल से आज तक उन्होंने राम माधव जी को जो बुलाना भी जरूरी नहीं समझा। तो आप इस तथ्य पर कितनी सच्चाई है इसका अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पर शुक्ला जी बड़े इससे बात कर रहे थे कि भी जम्मू एंड कश्मीर के अवाम की बात कर रहे थे। तो क्या वो जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारे कश्मीरी पंडित थे, जो उनकी बहु बेटियों का वहां धर्म परिवर्तन हुआ, जबरन उनसे बलात्कार हुआ, वहां पर कत्लेआम हुआ, रातों रात उन्हें जो है वहां पर छोड़कर निकलना पड़ा, क्या वो जम्मू एंड कश्मीर के अवाम? मीना जी तो पूरा अवसर था, आपने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर कितना जोर दिया और उस पुनर्वास पैकेज की क्या स्थिति है? नेहा जी देखो ऐसा है कि कांग्रेस की हमेशा से ये रणनीति रही है। उन्होंने हमेशा जो है एक नफरत की राजनीति करी है। उन्होंने हमेशा जो है देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटने की जो है वो राजनीति करी है। चाहे वो जो है वोट के लिए जो है वो किसी भी स्तर तक जो है वो नीचे जा सकती है। इसके लिए जो है वो हर कोई जानता है और ये देश अच्छी तरह से जो है इतिहास जो है इसका गवाह है। ठीक है। तो ये चीज कि भाई आप इसमें डिफरेंशिएट कर दें कि भाई कौन जम्मू एंड कश्मीर का और कौन जम्मू एंड कश्मीर का नहीं है। आप बात कर रहे थे कि पिछले दशकों में इन पार्टियों ने भी काम किया। यदि काम किया होता तो आज जम्मू एंड कश्मीर जो है डेवलपमेंट की राह पर होता। आज 10 सालों में जितना डेवलपमेंट वहां पर हुआ है, क्या पिछले 77 साल में वहां पर मीना जी जो भी डेवलपमेंट हुआ है जम्मू कश्मीर में, बेरोजगारी जो है वो रिकॉर्ड बेरोजगारी है। मीना जी एक डाटा ये भी है, अगर डेवलपमेंट हुआ तो वहां पर स्थानीय लोगों को क्यों इस डेवलपमेंट से वंचित देखा जा रहा है? क्यों वहां पर जो बेरोजगारी है वो रिकॉर्ड स्तर पर बेरोजगारी है? वहां की युवाओं में इतना रोष क्यों है? और कहीं ना कहीं जो बात डेवलपमेंट की होती है उसका फायदा किसको मिल रहा है? आवाम की आवाज़ जो कहना चाहती है। और चुनाव से ऐन पहले एलजी को सारे कुछ शक्तियां दे दी जाती है अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग की। तो कहीं ना कहीं आप एक इलेक्शन जो है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें अधिकार तो आप पहले ही सौंप रहे हैं। इस पर आपत्ति राजनीतिक दल जता चुके हैं। मीना जी बात तभी लोकतंत्र में आवाम की आ रही है। श्रेया जी के पास जाना चाहूँगी। श्रेया जी, मीना जी ने जो भी यहाँ पर उपलब्धियाँ गिनाई हैं और उनको पूरा भरोसा है कि आप चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलायंस आप चाहे कांग्रेस से अलायंस करें या फिर पीडीपी से अलायंस क्यों ना कर ले, बीजेपी को तो जम्मू कश्मीर की जो जनता है अपना पूरा प्यार बरसाएगी।
देखिए, अब अगर उन्हें ऐसा लगता है तो अच्छा है जी। बट सबसे पहला मेरा इनसे एक सवाल है। इन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित के बारे में कुछ, मैं खुद कश्मीरी पंडित हूँ, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ पिछले 10 साल में कश्मीरी पंडितों के लिए क्या हुआ है। मुझे कोई भी ऐसी 5 फैमिली बता दीजिए जो कश्मीर में आकर वापस रीसेटल हुई हैं। व्हाट हैव दे डन फॉर कश्मीरी पंडित्स, इफ अगर ये स्पेसिफिकली उनके बारे में बात करें। जी। रहा सवाल की डेवलपमेंट का, तो 2012-13 में हमारा अनएम्प्लॉयमेंट लेवल was 4.9%. At right now in 2024 it is 18%. 25% of women in Jammu and Kashmir are unemployed. कौन सी किस तरह की डेवलपमेंट होती है? I don't understand that. और इस तरह का काफी सारा डेटा है जी। अगर इनके है तो अच्छी बात है, मुझे कुछ नई नॉलेज मिलेगी आज। ये जो रिकॉर्ड पर्यटकों की संख्या की बात कर रही है मीना जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या कहना है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रवक्ता है वो बताते रहे हैं कि पहले जो है पर्यटन जो है वो जो श्रद्धालु दौरा करते थे उनको जो है पर्यटकों की संख्या में नहीं शुमार किया जाता था, लेकिन बीजेपी इसको एक साथ दिखाकर सभी को ये दिखाती है कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन में भारी इजाफा हुआ है। क्या इसी तरह का आप भी यहाँ पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होती है डेवलपमेंट, एक होती है दिखावे की डेवलपमेंट। हमारी डेवलपमेंट जब कहीं पर भी हो ना तो लोगों को दिखाई देती है, लोगों को उनका उसका फायदा मिलता है जी। इनकी डेवलपमेंट इस तरह की है जिसका फायदा किसे पहुंचता है वही आज तक क्लियर होता है। बिल्कुल। और रहा सवाल टूरिज्म का और टूरिस्ट का, तो ये बिल्कुल सही बात है कि पहले जो श्रद्धालु आते थे वो काउंट नहीं किए जाते थे, अब उन्हें भी काउंट किया जा रहा है, तो इनका डेटा यही बता सकते हैं जी। तो ठीक है, श्रेया जी कह रही हैं कि मीना जी जो जिस विकास की बात कर रही है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता नहीं तो विकास का क्या करना। प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी, कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है बीजेपी बेशक उत्साहित है, लेकिन आपको क्या लग रहा है उमर अब्दुल्ला की जो लोकसभा चुनाव में हार हुई है उससे पार्टी ने कुछ सबक लिया है और इसीलिए अलायंस या फिर जो है अलायंस जो है ऐसे शर्तों के साथ हुआ है कि दोनों दलों को इसका फ़ायदा होगा, और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए भी ये स्थिति जो है बहुत ही लाभकारी रहेगी, क्योंकि एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रही है, खड़गे जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर जीत लेंगे हम सारा देश जीत लेंगे। जी, इसमें 2-3 इम्पोर्टेंट इश्यूज है। वो ये है कि जम्मू कश्मीर के जो चैलेंजेस हैं पर्टिकुलरली आफ्टर 2019 जी, वो काफी एनॉर्मस चैलेंजेस, और वो चैलेंजेस सिर्फ एक किस्म के नहीं है पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल, बल्कि डेवलपमेंटल भी और सिक्योरिटी के लिहाज से भी काफी चैलेंजेस है। ठीक है मीना जी सुन लीजिए, ये अजय जी ने नहीं बल्कि प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी कह रहे हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस। जी गुल मोहम्मद बात पूरी करें। जी जी 2-4-5 साल से जो सिचुएशन यहाँ डेवलप हुई उसमें पॉलिटिकल पार्टी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को जो उनकी इलेक्टोरल बेस थी, सोशल बेस थी, वो काफी डेंट हो गई जी। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस लीजिए, आप पीडीपी लीजिए, पीडीपी ने जब बीजेपी के साथ हाथ मिलाया तो उनका एक उनकी बेस श्रिंक हो गई। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी यही हुआ। कांग्रेस का जो 2014 से लॉस ऑफ पावर हुआ दिल्ली में, तो एक उनका एक पॉलिटिकल कैपिटल लॉस हुआ। बीजेपी जो इतने बुलंद दावे करती है डेवलपमेंट वगैरह वगैरह के, लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने से डर गए, और इस वक्त भी पता नहीं कि वैली में या जम्मू में कैसे निगोशिएट करेंगे, इस मैंडेट को कैसे कॉन्टेस्ट करेंगे। लिहाजा ये जरूरी था जी कि एक रीजनल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो ऑल इंडिया पार्टी है, इनका अलायंस, क्योंकि ये दो पार्टियों को इसकी जरूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस की जरूरत थी और कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस की जरूरत थी जी। रहा सवाल जहां तक डेवलपमेंटल इश्यूज का ताल्लुक है, देखिए जी, डेवलपमेंटल इश्यूज के बारे में हम जितने भी रिपोर्ट्स यहाँ आए, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स, अभी एक रिपोर्ट आ गया तकरीबन 70 पेजेस पर, फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स, जिसमें
फॉर्मर होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया राजू पिल्लई, राधा कुमार जो एक इंटरलॉक्यूटर थी। जी, सवाल जब सीट का बरकरार है तो समझेंगे कि क्या कश्मीर में कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस उतनी सीटें देगी जितनी की सीटें वो मांग रही है, क्योंकि 12 सीटों की मांग की बात जो खबर है सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर अलायंस, प्री पोल अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के बीच हो चुका है और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात दोनों दल कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार वरिष्ठ पैनलिस्ट प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी। आपकी आवाज़ जो है कट गई थी तकनीकी समस्या की वजह से। एक लाइन में मैं समझना चाहूँगी, क्या कश्मीर में कांग्रेस को उतनी सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस देगी जितनी की मांग की जा रही? सूत्रों के हवाले से 12 सीट की खबर निकल कर आई है। देखिए जी, जहां तक सीट शेयरिंग का, हेलो जी, यू कंटिन्यू। हाँ, जहां तक सीट शेयरिंग का ताल्लुक है, मैंने ऑलरेडी ये कहा कि इसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोफाइल जो है लीडरशिप का, इंडिविजुअल लीडर का, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा या कांग्रेस का होगा, वैली में जरूर जो है कुछ सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के लिए छोड़ देगी, क्योंकि कुछ हाई प्रोफाइल लीडर्स है कांग्रेस के और जिनका काफी सपोर्ट बेस है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है। फॉर एग्जांपल डूरू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है साउथ कश्मीर में, जहां से गुलाम अहमद मीर जो इस वक्त नेशनल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है, तो ऐसी सीट, या तारिक हमीद कर्रा जो अभी पीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन गए, उनकी सीट, कुछ सीट्स पर जरूर नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ना पड़ेगा, उस पर शायद वो एग्रीमेंट कर लेंगे। लेकिन ज्यादातर जो शेयर होगा वो कांग्रेस का मेरे ख्याल में जम्मू में ही होगा ज्यादा शेयर जी। अगर तो वहां पर जो है विधानसभा चुनाव में हम बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला देख सकते हैं जी। और यहाँ जो है वैली में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज्यादा शेयर होगा। ठीक है, तो वैली में ऐसे में जो पीडीपी है उसकी स्थिति क्या देख पा रहे हैं आप? फिर वैली में ये जो है, ये अलायंस जो बन गई कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इसमें और बाकी जो पार्टीज है उनकी स्कोप जो है और उनकी स्पेस जो है वो काफी श्रिंक हो गई। राइट, नॉट ओनली फॉर बीजेपी बल्कि स्मॉलर पार्टीज के लिए, क्योंकि ये दो पार्टीज जो है इनका जो है इनके इलेक्टोरल प्रेजेंस और ऑर्गेनाइजेशनल प्रेजेंस जो है वो काफी फॉर्मिडेबल है। जहां तक जम्मू कश्मीर, मैं सिर्फ कश्मीर की बात नहीं करूंगा बल्कि जम्मू में भी इनकी काफी फॉर्मिडेबल प्रेजेंस है। बिल्कुल। अजय सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी, सर ने, गुल मोहम्मद सर ने जो है पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि जब ये अलायंस हो गया तो इसके साथ ही जो अन्य जो लेफ्ट आउट पार्टीज़ है उनका जो है उनकी पोजीशन काफ़ी श्रिंक हो गई है। मैं समझना चाहूँगी, लोकसभा चुनाव को अगर मैं देखूँ, इस नतीजे को देखूँ तो उमर अब्दुल्ला की हार, इंडिपेंडेंट इंजीनियर राशिद की जीत, कहीं ना कहीं 370 हटने का प्रभाव भी दिख रहा है। क्या आप मानते हैं कि ऐसे में जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनके रूप में बीजेपी अपॉर्चुनिटी देख पा रही है? देखिए, मैं गुल मोहम्मद साहब की बात से बहुत इत्तेफाक रखते हुए आगे कह रहा हूँ जी कि निश्चित रूप से ये अलायंस एक नेचुरल अलायंस की तरह थोड़ी बहुत सीटों में, जैसे मैंने क्या कहा कि कल उमर अब्दुल्ला कुछ बोल रहे थे, आज वो देखिए वही प्यार से गले लग रहे थे, तो ये चीजें चलती रहती, तो थोड़ा बहुत सीट को लेके खींचतान होगी भी और फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि ये चलता है राजनीति में। और ये ठीक है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे उनकी स्थिति को आप कैसे देख पा रहे? क्या यही बीजेपी? जी, मैं कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं देख रहा हूं, क्योंकि इस समय कश्मीर दो चीज चाहता है, एक अपना स्टेट हो और दूसरा चाहता है कि वहां अमन चैन हो, वहां पर जिस तरीके से आतंकवाद ने जकड़ लिया है उससे मुक्ति मिले जी, जिस तरीके से पूंजीपतियों ने आके वहां के रिसोर्सेस पे कब्जा किया है उससे मुक्ति मिले। मैं दो चीजों का जवाब जरूर देना चाहूंगा जी। एक मीना जी कह रही थी, तो मैं ये बताऊं कि जो एम्स बना है जम्मू में, वो किसने 2012 में मनमोहन सिंह जी ने अनाउंस किया था, तो इसको आप ये देखिए। और अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो 6 एम्स अनाउंस किए गए थे वो यूपीए सरकार के दौर में बन के तैयार हुए, और उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में जो 15 अनाउंस किए गए वो धीरे धीरे बन के अब या उसके पहले तैयार हो रहे हैं। एक भी नया अभी तक कोई एम्स ऐसा नहीं बना है जिसे कह सके, और बहुत सारे बने भी नहीं, चाहे दरभंगा का देख लिए, चाहे
तमिलनाडु में देख लीजिए, चाहे तमाम जगह पे, तो ये भी स्थिति है। तो ये देख लीजिए इसको। एक चीज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा कि जब कश्मीरी पंडितों की बात होती है, मेरी माँ कश्मीरी पंडित थी, तो मैं एक चीज उस पर इसलिए कहूंगा कि उस दौर में उन्होंने वो दर्द देखा है कि जिस तरीके से आए थे। आप ये देखिए 1989 तक, जब तक राजीव गांधी सरकार रही, वहां से कश्मीरी पंडितों का कोई बाल बांका नहीं कर सका था। हुआ कब? जब 1989 में सरकार बदली और भारतीय जनता पार्टी के 85 सांसदों के साथ में उनके समर्थन से सरकार बनी। फारूक अब्दुल्ला साहब को जबरन इस्तीफा दिलवाया गया, देने के लिए बाध्य किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता जगमोहन गवर्नर बनाए गए और उसके बाद में जिस तरीके से हुआ, तारीख थी 18 जनवरी 1990, और उस तारीख को जो घटना होती है, आप बताइए उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर क्या भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन सरकार से, पीडीपी की प्रमुख जो है उनके पिता ही देश के गृह मंत्री थे जो उस सरकार में थे, और उन्हें मुजफ्फरनगर से सांसद बनाया गया था, और उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। अब आप ये समझ सकते हैं उनके समय में जिस तरह आतंकवादी छोड़े गए, जिस तरीके से सारा घटनाक्रम हुआ, सब कुछ हुआ, और कश्मीरी पंडितों को बसों में लाद के तत्कालीन भाजपा के उस गवर्नर ने, जिसे जिद करके भाजपा ने बनवाया था, उस जगमोहन ने ला के फेंका। वो घटना का आप किसी और को देंगे श्रेय, जो भाजपा ने के सहयोग से हुआ। और फिर सुनिए, इस समय समाप्त हो रहा है। वहां सेना लगाने के लिए भाजपा नहीं बोली, राजीव गांधी ने नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से पीएमओ के सामने बैठ के प्रदर्शन किया था और सेना भेजने के लिए बाध्य किया था। यह घटना आप मत भूलिए। जी ठीक है। उस अत्याचार के लिए दोषी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की राजनीति रही है। ये सारे मसले जो हैं, ये बहुत ही पुराने और विवादित मसले रहे हैं। अलग अलग जो पार्टी यहाँ पर सत्ता में आई, सबने दावे किए, लेकिन कश्मीरी पंडितों की जो अभी भी वर्तमान में दुर्दशा है, उनकी नाराजगी जो है जायज़ है। पुनर्वास को लेकर, उनको घाटी में फिर से बसाने को लेकर समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत आभार जताना चाहेंगे श्रेया जी आपका भी, मीना जी आपका भी, प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी आपका भी, अजय शुक्ला आपका भी। लेकिन कुछ सवाल है जो अधूरे रह गए, उनका उत्तर नहीं मिल सका, लेकिन ये उत्तर तब मिलेगा जब सीटों को लेकर जो है स्थिति साफ हो पाएगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में जो सीटों का बंटवारा है वो किस तरह से जम्मू में और किस तरह से कश्मीर में हो रहा है। और इस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि बीजेपी कहाँ अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, या बीजेपी को सपोर्ट करने वाले जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है या फिर छोटे छोटे जो दल है, या फिर पीडीपी का जो है किस तरह का प्रभाव चुनाव में देखने को मिलता है। क्योंकि 10 सालों के बाद यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव, पूरी दुनिया की नज़र इन चुनाव के नतीजों पर बनी हुई है। लगातार देखते रहिए जस्ट टीवी, लेकिन फीडबैक स्ट्रेट टॉक के लिए भेजना ना भूलें। आप लिखिए हमें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। लगातार देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।